जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 200 तक देख लिए हैं, उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है। आज टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, तो आज भी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन NCERT और SCERT बुक पे आधारित है। ठीक है, जो वर्ग 6 से लेके 12 तक की पॉलिटी की बुक आती है उसी से ये सारे क्वेश्चन लिया गया है। आप पॉलिटी की पढ़ाई जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए, या जहाँ से किए हैं एक बार रिवीजन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए देखते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना। इसमें पूछा है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था, तो इसमें बना था आंध्र प्रदेश। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना। इसमें पूछा है भारत का 25वां राज्य कौन सा था, तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना। भारत की आज़ादी के बाद 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार किस पे था, तो गोवा पे था। गोवा एक ऐसा राज्य था जो आज़ादी के बाद भी इस पर अब पुर्तगाली क्या कर रहे थे, शासन चलाते आ रहे थे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। बात हो रहा है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। इसको जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस समिति ने संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन उस समय 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अभी क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 1 इसमें बढ़ गया है, टोटल 11 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा। भारतीय नागरिक किस कंडीशन में नहीं होगा, तो जब वो स्वेच्छा से दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। क्योंकि भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता को क्या किया है, अपनाया है। यानी आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। हमारे मूल संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में क्या किया गया है, भारतीय की नागरिकता के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नागरिक समता का आशय। इससे क्या होता है कि कानून के समक्ष में क्या होंगे, समता, यानी कानून की नज़र में सब के सब क्या होंगे, समान होंगे। ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच, उसके अंतर्गत क्या आता है, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संग प्रतिबंध लगा सकता है। तो भारत के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला गया है, इस पर रोक लगाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। लेकिन संसद किसी भी कंडीशन में अनुच्छेद 20 और 21 को क्या करता है, हटा नहीं सकता है। 20 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और 21 में क्या है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यह जानने का अधिकार है कि आपको किस तहत, यानी किस गुनाह के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। और किसी भी परिस्थिति में आपसे जीवन जीने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। इसलिए मुख्य रूप से आर्टिकल 20 और 21 ऐसा है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। इसमें क्या हो गया, संसद के जो दोनों सदस्य होंगे, संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य का मतलब एक होते हैं निर्वाचित, एक सदस्य कैसे होते हैं, निर्वाचित, और दूसरे सदस्य होते हैं मनोनीत, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो दोनों के दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन यही बात जब राष्ट्रपति का होता है तो उसमें मनोनीत व्यक्ति वोट नहीं देता है, सिर्फ निर्वाचित मेंबर ही क्या करते हैं, वोट देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि क्या आवश्यक नहीं है, तो 35 वर्ष होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो। देखिए, भारत के राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या कोई मंत्री हो, यानी या तो कोई सांसद हो या कोई विधायक हो, इनके लिए पढ़ा लिखा होना कोई आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है।
तो भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को क्या किया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। शपथ किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। सॉरी, शपथ क्या क्या है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। शपथ कितना हो जाएगा? आर्टिकल 60 के तहत। शपथ आर्टिकल 60। आगे देखते हैं शपथ और 60 याद करने का तरीका, स से शपथ और स से शपथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति की समय सीमा क्या है? देखिए, अगर किसी कारण अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो कहीं चले जाते हैं तो उनका पद अगर रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर क्या करना पड़ता है? उस पद को भरना पड़ता है। आगे देखते हैं आकस्मिक निधि। ठीक है, ऐसी निधि, इसमें क्या होता है? आकस्मिक निधि में धन संचित होता है, कोई आवश्यक कार्य पड़ जाए तो उससे पैसा निकाला जाता है आपातकाल की स्थितियों में। तो उसको निकालने के लिए संसद से क्या लेना पड़ेगा? पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप संचित निधि से या आकस्मिक निधि का क्या कर सकते हैं? पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, अगर इसमें कोई मतभेद होता है तो इसका निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा और ये क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा और मान्य होगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। भारत के लिए राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। किसने संभाला था? ये हो जाएंगे एन संजीवा रेड्डी, जो राष्ट्रपति के पहले क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति अगर अपने पदों के दायित्व को संवैधानिक तरीके से नहीं निभा रहा हो तो राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। यह हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ये कैसे होता है? तो इसको क्या किया जाता है कि संसद के दोनों सदन से क्या किया जाएगा? 2/3 बहुमत से इसको पारित कराना पड़ेगा, तभी उस पर महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको लिखेंगे? राष्ट्रपति को। यानी एक दूसरे में क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, माने एक दूसरे को क्या करेंगे? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेते हैं? किस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कर सकते हैं। राष्ट्रपति के बीमार, मान लीजिए राष्ट्रपति किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जो अपना दायित्व नहीं निभा सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी इनके पद को कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर इस कंडीशन में भी उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पद को संभाल सकते हैं। यानी उपयुक्त सभी के सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पद को संभाल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं हो तो उनका पद उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर अब ऐसा कंडीशन आ जाए कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रखा जाता है। तो किसके द्वारा? ये उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति का पद संभाला जाता है। अब तक के इतिहास में क्या नाम है इनका? हृदयतुला मात्र एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये क्या उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश होकर राष्ट्रपति का पद क्या किया था? संभाला था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217 यानी 17 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? ये परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा भारत के प्रधानमंत्री का पद के बारे में कहाँ कहा गया है? संविधान में लिखा गया है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का पद आर्टिकल 74 के तहत क्या है?
बनाया गया है। और 75 के तहत ये कहा गया है कि ये जो मंत्री 75 में क्या करेंगे, जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। 74 में इनके पद के बारे में और 75 में इनकी नियुक्ति के बारे में है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। देखिए वित्त आयोग की क्या होता है, वित्त आयोग के मेंबर और उनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने, 5 वर्षों के लिए। जबकि योजना आयोग का, फिर एक कैबिनेट सचिव का और राष्ट्रीय विकास परिषद का, इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद को पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया गया, जब मोदी जी की सरकार में आए तो उन्होंने योजना आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय विकास परिषद रख दिया। आगे देखते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री क्या होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उसे क्या किया जाता है, चुना जाता है। मंत्री परिषदों के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्री परिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। मंत्री परिषद का वेतन निर्धारित करता है। इसमें क्या हो जाएगा, केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। भारत के महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, ये दोनों को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं। जबकि मंत्री परिषद को राष्ट्रपति ही हटाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर, अपनी इच्छा से नहीं हटा सकते हैं। जब भी करना होगा तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, तो जो भी यूपीएससी के मेंबर होते हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे देखते हैं, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, संसद, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों में क्या किया गया, 33% सीट महिला को रिजर्व करने की बात कही गई है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पिक्चर सही नहीं आया, लेकिन आप हमारी आवाज़ों, मेरी वॉइस को सुन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ निर्णायक मत, जब सदन में कोई बिल आता है और उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से क्या हो जाए, अगर इक्वल वोट आ जाए तो उस केस में जो सदन के अध्यक्ष होते हैं वो अपने निर्णायक मत का इस्तेमाल करते हैं। ये शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है, तो आर्टिकल 100 के तहत मिलती है। आर्टिकल 100 के तहत अपने मत का प्रयोग करके वो उसके पक्ष में या विपक्ष में वोट दे सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 225, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाता है। देखिए, जैसे केंद्र की बात हो तो सारा प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से, राज्य का बात हो तो सारे प्रशासन राज्यपाल के नाम से। कोई भी अंतर्राज्यीय निर्णय होता है तो राज्यपाल के नाम पे, विदेशी कर भी किसी राज्य को मिलता है तो राज्यपाल के ही नाम पे लिया जाता है। आगे देखते हैं, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। अब तक पॉकेट वीटो का प्रयोग मात्र एक बार ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था 1986 में। देखिए, कोई भी बिल सदन से यानी लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों से पास हो जाता है तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसके पास 3 तरह की शक्ति है। उस बिल को क्या कर सकता है, या तो उसे स्वीकृति दे सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, उसे पुनः विचार के लिए सदन को भेज सकता है, और तीसरा क्या कर सकता है कि वो ना उसे एक्सेप्ट करे और ना ही उसे भेजे, उसे क्या कर सकता है, अपने पॉकेट में रखकर बैठ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, वीटो पावर कहा जाता है, यानी पॉकेट वीटो कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो अनुसूची 6 में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों की बात किसमें की गई है, अनुसूची 6 में। इनके शासन और प्रशासन की बात अनुसूची 6 में कही गई है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, या पूछा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो जाएंगे संसद के दोनों
सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने का प्रक्रिया होता है, उसी प्रक्रिया के तहत क्या किया जाता है, राज्य के चुनाव आयुक्त को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि इनका पद उनके पद का इक्विवेलेंट होता है। आगे देखते हैं, संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून की सूची में आता है। तो सूची की बात 7वीं में की गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। और जो नहीं रखा गया वो अपशिष्ट विषय में, मान लीजिए जब सूची बनाया जा रहा था उस समय कोई जो विषय नहीं था उनको अपशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा गया है। तो साइबर कानून कहाँ आएगा? क्योंकि उस समय साइबर क्राइम जैसी बात ध्यान में नहीं थी जब संविधान बन रहा था, तो इसको कहाँ रखा गया है? अपशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जा सकता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? देखिए, अनुच्छेद 30 के 1 में अनुसूचित जातियों को यह अधिकार दिया गया है कि अपनी इच्छा से जहाँ उनकी रुचि हो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रशासन की व्यवस्था के लिए उसकी स्थापना क्या कर सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 30(1) के तहत। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य की विचार किस देश से? तो ये हो जाएगा रूस से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा वाई के अलग समिति, इनका संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 237, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की स्थान आवंटित संबंधित है? किसमें? क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र जो उसका स्थान होता है उसका आवंटन से संबंधित है। किसमें? तो चौथी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? जो भी संवैधानिक पद है उसके व्यक्ति की शपथ की बात कही गई है। 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, जो क्या होते हैं जनजातियों के लिए क्षेत्र और उनके प्रशासन की बात कही गई है 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान के में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना हो जाएगा अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। बिहार विधानसभा के क्षेत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति के लिए 1/10वां भाग होता है। कितना होता है? 1/10वां भाग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान ये हो जाएगा अमेरिका का, और विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान पूछे तो हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। देश में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, जम्मू कश्मीर का संबंध आर्टिकल 370 से। देश में आपातकाल हो जाएगा 356, राष्ट्रपति शासन 352। ये देश में आपात लगता है 352, इसमें हो जाएगा 356, और 360 में हो जाएगा वित्तीय आपात। 3 तरह की आपात की बात हमारे संविधान में की गई है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें पूछा है कौन सी नहीं है।
ऑप्शन देखते हैं, लिखित संविधान और संविधान का सर्वोच्च। भारत का संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च है, माने संविधान से ऊपर कोई नहीं है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार भी दिया गया है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, न्यायपालिका को प्रतिबद्ध बनाया नहीं गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ठीक है, राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होगा उसका प्रावधान क्या है? आर्टिकल 56 में कहा गया है। 52 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की शक्ति। 54 में इनका निर्वाचन। अब 55 में निर्वाचन का तरीका, और 56 में क्या हो जाएगा? इनका कार्यकाल का प्रावधान, और 60 में इनका शपथ, और 61 में इन पे महाभियोग। राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 52 में क्या होगा? इनका पद। 53 में इनकी कार्य और शक्ति। 54 में इनका निर्वाचन होगा। 55 में इनका निर्वाचन का क्या तरीका होगा। 60 के तहत ये शपथ लेंगे, और 61 के तहत इन पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए, किसी व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण से सम्मेलन करने का अधिकार, ये सारे के सारे संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के नागरिकों को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है शून्यकाल। शून्यकाल को सत्ता पार्टी के लिए भय और आतंक का काल, भय और आतंक का समय कहा जाता है, क्योंकि बिना किसी विषय पे जो इच्छा हो सवाल क्या पूछा जाता है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो 40। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी किया जा सकता है, किसके द्वारा? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है? मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी किया जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये हो जाएगा निर्वाचन वाला, तो किस आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जा सकती है। ये राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति राज्य की सूची पर, और संघ पे बनाने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को। अध्यादेश राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल 213, यानी आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि राज्यपाल 213 के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? यह न्यायविद नहीं है। प्रस्तावना ना ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ दो बार नहीं, सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है। वो भी कब? वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जैसे 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यदि कोई राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी बात कही गई है वो राज्य अपनी स्वेच्छा अनुसार, अपनी समर्थता के अनुसार क्या करता है? लोगों को समय समय पे देता है। ये आर्टिकल 37 कहता है कि आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा टोटल 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग फिर पॉलिटी के क्या करेंगे? 50 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है और आने वाले एग्ज़ाम में भी इसके आने की प्रबल संभावना है।
तो इसलिए आप पॉलिटी जहाँ से पढ़ रहे हैं पॉलिटी को पढ़िए, पढ़ के उसका रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आगामी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।